आग का प्याला। चैप्टर 15 बॉब एटन्स और टॉम स्ट्रैंग। अगली सुबह हैरी जल्दी ही जाग गया। अब उसके दिमाग में एक योजना रूप ले चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सोते समय उसके दिमाग ने इस पर रात भर काम किया था। उसने उठकर भोर की पीली रोशनी में कपड़े पहने और रॉन को जगाए बिना कमरे से बाहर चला गया। वो गरुड़ द्वार के वीरान हॉल में नीचे पहुंचा। वहां टेबल पर उसका ज्योतिष का होमवर्क अभी भी पड़ा था। उसने टेबल पर से एक चर्म पत्र उठाया और एक पत्र लिखा। प्रिय सीरियस, ऐसा लगता है मुझे अपने माथे के निशान के दुखने का बस वहम हो गया था। पिछली बार मैंने तुम्हें आधी नींद में ही चिट्ठी लिखी दी थी, इसलिए तुम्हारे वापस लौटने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरे माथे का निशान बिल्कुल ठीक है। हैरी। फिर वो तस्वीर के छेद में से बाहर निकला, सुनसान महल में ऊपर गया। पीव्स के कारण उसे थोड़ा देर रुकना पड़ा क्योंकि चौथी मंजिल के गलियारे में उसने हैरी पर एक बड़ा फूलदान गिराने की कोशिश की थी। आखिरकार हैरी उल्लू घर में पहुंच गया, जो पश्चिमी मीनार के सबसे ऊपर में स्थित था। उल्लू घर पत्थर का एक गोलाकार कमरा था। किसी भी खिड़की में कांच नहीं थे, इसलिए यहाँ पर ठंड और नमी थी। पूरा फर्श तिनकों, उल्लुओं की बीट और खाए हुए चूहे चूहियों के कंकालों से भरा पड़ा था। वहाँ उल्लुओं के बैठने के लिए ऊपर तक पटिए और खाने बने थे, जिनमें हर नस्ल के सैकड़ों उल्लू बैठे थे। लगभग सभी उल्लू सो रहे थे, हालांकि यहाँ वहाँ एक आध उल्लू ने हैरी को घूर कर देखा। हैरी ने हेडविग को देख लिया, जो एक करेल और एक पिंगल उल्लू के बीच में बैठी थी। हैरी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस कोशिश में वो बीट से ढके फर्श पर फिसलते फिसलते बचा। हेडविग को जगाने और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने में हैरी को थोड़ा समय लग गया, क्योंकि वो यहाँ वहाँ हिलती रही और उसे अपनी पूंछ दिखाती रही। साफ नजर आ रहा था कि वो हैरी से नाराज थी। हैरी ने पिछली रात को खास कृतज्ञता नहीं दिखाई थी, इससे वो बुरा मान गई थी। अंत में हैरी ने कहा कि शायद वो थक गई होगी, इसलिए वो रॉन के उल्लू पिगविजन के माध्यम से चिट्ठी भेज देगा। इतना सुनते ही हेडविग ने अपना पैर बाहर निकाल लिया और चिट्ठी बंधवा ली। सीरियस को ढूंढ लेना, ठीक है? हैरी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, जब वो उसे दीवार में बने एक छेद की तरफ उठाकर ले गया। इससे पहले कि तुम पिशाच उसे ढूंढ ले। हेडविग ने उसकी उंगली पर चोंच मारी। हालांकि इस बार उसने हमेशा के बजाय थोड़ी ज्यादा तेज चोंच मारी थी। इसके बावजूद उसकी आवाज में तसल्ली देने का अंदाज था। फिर वह अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गई। हैरी उलझन में उसे दूर जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक कि वह नजरों से ओझल नहीं हो गई। कल तक उसे यकीन था कि सीरियस के जवाब से उसकी चिंताएं कम हो जाएगी। उसे यह कतई उम्मीद नहीं थी कि उसके कारण चिंताएं बढ़ जाएगी। तुमने झूठ क्यों लिखा हैरी? हरमाइनी ने नाश्ते के वक्त उससे कहा, जब उसने हरमाइनी और रॉन को बताया कि उसने क्या किया था। तुम्हें निशान दुखने का वहम नहीं हुआ था और तुम ये बात जानते हो। उससे क्या? हैरी बोला, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि वो मेरे कारण वापस अज़्काबान पहुंच जाए। छोड़ो भी, रॉन ने तीखी आवाज में हरमाइनी से कहा, जब उसने हैरी से आगे बहस करने के लिए मुंह खोला। इस बार हरमाइनी ने उसकी बात मान ली और चुप हो गई। हैरी ने पूरी कोशिश की कि अगले 2 सप्ताह तक सीरियस की चिंता ना करे। ये सच था कि जब उल्लू सुबह डाक लेकर आते थे तो वह चिंता से चारों तरफ हेडविग को खोजने से खुद को रोक नहीं पाता था। रात को सोने के पहले उसके मन में सीरियस के बारे में भयंकर काल्पनिक तस्वीरें आती थी कि वो लंदन की किसी अंधेरी सड़क पर दम पिशाचों से घिरा हुआ है। लेकिन दिन में वो अपने गॉडफादर के बारे में ना सोचने की कोशिश करता था। उसने सोचा, काश उसका ध्यान बटाने के लिए अभी क्विडिच प्रैक्टिस हो रही होती। परेशान दिमाग के इलाज के लिए क्विडिच की अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस से बढ़िया कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ पढ़ाई अब पहले से ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी, खासकर गुप्त कलाओं से रक्षा की पढ़ाई। पूरी क्लास को हैरानी हुई जब प्रोफेसर मूडी ने घोषणा की कि वो सभी विद्यार्थियों पर बारी बारी से सम्मोहन शाप का प्रयोग करेंगे ताकि उन्हें इसकी शक्ति का पता चल जाए और यह भी पता चल सके कि वह इसका कितना विरोध कर सकते हैं। लेकिन लेकिन प्रोफेसर, आपने ही तो कहा था कि गैरकानूनी ये शाप गैरकानूनी है। हरमाइनी ने अनिश्चितता से कहा, जब मूडी ने अपनी छड़ी हिलाकर डेस्कें हटा दी और कमरे में बीच में काफी जगह खाली कर दी। आप ही ने तो कहा था कि किसी दूसरे इंसान के खिलाफ इसका प्रयोग करना। डम्बलडोर चाहते हैं कि तुम इसके बारे में अच्छी तरह से जान लो, मूडी ने कहा। उनकी जादुई आंख हरमाइनी पर टिकी थी और बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। अगर तुम मुश्किल तरीके से सीखना चाहो, मतलब जब कोई तुम पर इसका प्रयोग करके तुम्हें अपने इशारों पर ना चाहे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। तुम क्लास से बाहर जा सकती हो, मिस ग्रेंजर। उन्होंने अपनी एक गांठदार उंगली उसे दरवाजे की तरफ दिखा दी। हरमाइनी का चेहरा गुलाबी हो गया और वो बुदबुदाई कि उसका यह मतलब नहीं था और वो क्लास से बाहर नहीं जाना चाहती। हैरी और रॉन ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानते थे हरमाइनी इतना महत्वपूर्ण सबक छोड़ने के बजाय एक पूरा बोतल भर के अम्लकंद का रस पीना ज़्यादा पसंद करेगी। मूडी ने बारी बारी से विद्यार्थियों को अपने पास बुलाकर उन पर सम्मोहन शाप का प्रयोग किया।
हैरी ने देखा कि उसके सहपाठी शाप के प्रभाव में बहुत असाधारण हरकतें कर रहे थे। डीन थॉमस फुदकते हुए कमरे के 3 चक्कर लगाते हुए राष्ट्रगान गाता रहा। लेवेंडर ब्राउन ने गिलहरी की नकल की। नेविल ने जिम्नास्टिक्स के ऐसे करतब दिखाए जो निश्चित रूप से वो सामान्य स्थिति में नहीं दिखा सकता था। उनमें से कोई भी शाप से नहीं जूझ पाया और वो इससे तभी मुक्त हुए जब मूडी ने मंत्र का प्रभाव हटा लिया। पॉटर, मूडी गुर्राया, है तुम्हारी बारी। हैरी आगे बढ़कर क्लासरूम के बीच में आ गया जहां मूडी ने डेस्क से हटाकर जगह बना ली थी। मूडी ने अपनी छड़ी उठाकर हैरी की तरफ की और बोले, सम्मोहित हो। यह बहुत अद्भुत एहसास था। हैरी को लगा कि वह हल्का होकर हवा में तैर रहा था। उसके दिमाग में अब कोई विचार नहीं था। उसकी सारी चिंताएं गायब हो गई थी। इसके बजाय अब वहां पर एक अस्पष्ट सी खुशी का एहसास था। वो वहां पर बहुत राहत महसूस करते हुए खड़ा रहा और उसे इस बात का हल्का सा एहसास था कि सभी लोग उसे देख रहे हैं। और फिर उसे मैडम मूडी की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी के खाली दिमाग के किसी कोने के बहुत दूर से आती लगी। डेस्क पर कूदो, डेस्क पर कूदो। हैरी ने उनकी बात मानते हुए घुटने मोड़ लिए और कूदने की तैयारी करने लगा। डेस्क पर कूदो, लेकिन भला क्यों? उसके दिमाग में एक और आवाज़ उठी। उस आवाज़ ने कहा कि ऐसा करना तो मूर्खता है। डेस्क पर कूदो। नहीं, मैं नहीं कूदना चाहता। दूसरी आवाज़ ने थोड़ा दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं नहीं करना चाहता, कूदो अभी। अगले ही पल हैरी को काफ़ी दर्द हुआ। वो कूदा भी था और उसने खुद को कूदने से रोका भी था। परिणाम यह हुआ कि सिर के बल वो डेस्क से टकरा गया, जिस वजह से डेस्क गिर गई और पैरों में इतना दर्द हो रहा था जैसे दोनों घुटने फ्रैक्चर हो गए हो। ये हुई ना बात। मूडी की आवाज़ गरजी और अचानक हैरी को महसूस हुआ कि उसके दिमाग के खालीपन के एहसास और गूंजती आवाज़ दोनों ही गायब हो गए थे। उसे पूरी तरह से याद आ गया कि क्या हो रहा था और उसके पैरों का दर्द दोगुना हो गया। सभी ध्यान दो, पॉटर ने मुकाबला किया था। उसने इस शाप का मुकाबला किया था और इसे लगभग हरा दिया था। पॉटर, एक बार फिर कोशिश करते हैं। बाकी लोग ध्यान से देखना, खास तौर पर उसकी आंखों को देखना। बहुत बढ़िया पॉटर, सचमुच बहुत बढ़िया। तुम पर इस शाप का इस्तेमाल करके तुम्हें नियंत्रित करने में शैतानी जादूगरों को बहुत मुश्किल आएगी। वो तो इस तरह की बातें करते हैं जैसे किसी पर पल हम पर हमला होने वाला हो, हैरी बुदबुदाया जब 1 घंटे बाद वो गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास से बाहर निकला। मूडी ने हैरी पर 4 बार सम्मोहन शाप का प्रयोग किया था, जब तक कि हैरी ने उस शाप को पूरी तरह हरा नहीं दिया। हाँ, मैं जानता हूँ, रॉन ने कहा, जो हर दूसरे कदम पर लंगड़ा रहा था। हैरी की अपेक्षा उसे शाप के कारण ज़्यादा मुश्किल आई थी। हालांकि मूडी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा था कि इसका प्रभाव लंच तक खत्म हो जाएगा। पागलपन है, रॉन ने पीछे देखकर यह तसल्ली करते हुए कहा कि कहीं मूडी तो उसकी बात नहीं सुन रहे। फिर उसने आगे कहा, कोई हैरानी नहीं है कि मंत्रालय ने उन्हें निकाल दिया। तुमने सुना, वो सीमस को बता रहे थे कि जब एक जादूगरनी ने अप्रैल फूल के दिन उन्हें पीछे से बू कहकर डराने की कोशिश की थी, उसके बाद उन्होंने उस जादूगरनी के साथ क्या किया था? हम पर पहले से पढ़ाई का इतना बोझ है, हम सम्मोहन शाप का मुकाबला करने के बारे में 4th ईयर में कैसे पढ़ सकते हैं? 4th ईयर के विद्यार्थियों को इस टर्म में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही थी। जब विद्यार्थी रूपांतरण के होमवर्क पर बुरी तरह आ भर रहे थे, तो प्रोफेसर मैगोनेगल ने सुन लिया और उन्होंने विद्यार्थियों को इसका कारण बताया। अब तुम लोग अपनी जादुई शिक्षा के एक महत्वपूर्ण दौर में कदम रख रहे हो, उन्होंने कहा और उनकी आंखें चौकोर चश्मे के पीछे से खतरनाक अंदाज में चमक रही रही। तुम्हारे सामान्य जादूगरी स्तर यानी OWL के इम्तिहान करीब आ रहे हैं। OWL, ऑर्डिनरी विजिटिंग लेवल्स के इम्तिहान तो 5th ईयर में होंगे ना? डीन थॉमस ने गुस्से से कहा। हाँ मिस्टर थॉमस, लेकिन मेरा यकीन करो, इसके लिए तुम्हें बहुत तैयारी करने की जरूरत है। इस क्लास में अभी तक मिस ग्रेंजर ही है जिसने साही को संतोषजनक रूप से पिन क्वेश्चन में बदलने में सफलता पाई है। थॉमस, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे पिन क्वेश्चन की तरफ जब कोई पिन बढ़ाता है तो वो डर कर पीछे हट जाता है। हरमाइनी का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया। वो बहुत खुश थी, लेकिन अपनी खुशी छुपाने की कोशिश कर रही थी। हैरी और रॉन को बड़ा मजा आया जब प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने उन्हें ज्योतिष की अगली क्लास में बताया कि उन्हें उनके होमवर्क में क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं। उन्होंने उनकी ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ पूरी क्लास को पढ़कर सुनाई। उन्होंने तारीफ भी की कि वो इतनी भयानक घटनाओं की आशंका के बावजूद घबराए नहीं। लेकिन हैरी और रॉन को ज़रा भी मज़ा नहीं आया जब प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने उनसे कहा कि अगले महीने के बाद वाले महीने की भविष्यवाणियों को भी उन्हें लिखना है। दोनों के पास ही दुर्घटनाओं और हादसों के विचार खत्म होते जा रहे थे। इस दौरान प्रोफेसर बिन्स यानी जादू का इतिहास पढ़ाने वाले भूत प्रोफेसर ने उन्हें 18वीं सदी के पिशाच विद्रोहों पर साप्ताहिक निबंध लिखने को दिए। प्रोफेसर स्नेप उन्हें विषहरों या विष का उपचार करने वाले काढ़ों के बारे में अच्छे से शोध करने के लिए मजबूर कर रहे थे। विद्यार्थियों ने स्नेप की बात को गंभीरता से लिया क्योंकि स्नेप ने साफ बता दिया था कि क्रिसमस से पहले ही वो उनमें से किसी एक को जहर देकर जांच करेंगे कि उनका बनाया विषहर काढ़ा कितना असरदार है। प्रोफेसर फ्लिटविक ने आह्वान सम्मोहन की तैयारी के लिए सभी विद्यार्थियों से 3 अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने को कहा था। यहाँ तक कि हैग्रिड भी काम के बोझ को बढ़ा रहा था। विस्फोटक अग्निडंक अब तेजी से बढ़ रहे थे।
जो आश्चर्यजनक था क्योंकि अब तक कोई ये नहीं जान पाया था कि वो खाते क्या है। हैग्रिड बड़ा खुश था। उसने ये उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया था कि वो दूसरी शाम को उसके केबिन में जाकर अग्निडंकों को देखे और उनके असाधारण व्यवहार पर नोट्स लिखे। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, ड्रेको मैल्फॉय ने साफ साफ कह दिया जब हैग्रिड ने यह बात विद्यार्थियों से इस अंदाज में कही जैसे सैंटा क्लॉज बच्चों को अपने बोरे में से कोई खिलौना निकाल कर दे रहा हो। मैं इन बेकार चीज़ों को क्लास में देख लेता हूँ, काफ़ी नहीं है? हैग्रिड के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम वही करोगे जो तुमसे कहा जा रहा है, हैग्रिड गुर्राया, वरना हम भी वही करेंगे जो प्रोफेसर मूडी ने किया था। हमने सुना है कि तुम नेवले बड़े अच्छे बनते हो मैल्फॉय। गरुड़वार के विद्यार्थी ठहाके लगाकर हंसने लगे। मैल्फॉय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन मूडी की सजा की याद अभी भी इतनी दुखद थी कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्लास के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी महल में खुशी खुशी लौटे। हैग्रिड ने मैल्फॉय को नीचा दिखा दिया, यह उन्हें बड़ा संतोषजनक लगा था, खासतौर पर इसलिए क्योंकि मैल्फॉय ने पिछले साल हैग्रिड को नौकरी से निकलवाने के लिए पूरी कोशिश की थी। जब वो प्रवेश हॉल में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पर विद्यार्थियों की भारी भीड़ थी। सभी एक बड़े नोटिस बोर्ड के चारों तरफ खड़े थे जो संगमरमर की सीढ़ियों के नीचे लगा हुआ था। रॉन, जो तीनों में सबसे लंबा था, पंजों के बल खड़ा हुआ ताकि आगे खड़े विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से पढ़ सके कि क्या लिखा है। उसने नोटिस बोर्ड पर लिखी बातें उन दोनों को पढ़कर सुनाई। जादूगरी का त्रिकोणीय टूर्नामेंट, बॉब एटन्स और डर्मस्ट्रैंग के दल शुक्रवार 30 अक्टूबर को शाम 6 बजे आएंगे। उस दिन क्लासेस आधे घंटे पहले खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया, हैरी ने कहा। शुक्रवार को आखिरी पीरियड जादुई काढ़े का है। स्नेप हमें जहर नहीं दे पाएगा। सभी विद्यार्थी अपने बैग और पुस्तकें कमरों में रखने के बाद महल के सामने इकट्ठे होंगे ताकि स्वागत के जश्न से पहले मेहमानों का स्वागत किया जा सके। एक ही हफ्ता बचा है, मेहनत कश के अर्नी मैकमिलन ने भीड़ से बाहर निकलते हुए कहा और उसकी आंखें चमक रही थी। पता नहीं सेड्रिक को बात मालूम है कि नहीं, मैं जाकर अभी बताता हूँ। सेड्रिक, रॉन ने भावहीनता से कहा जब अर्नी तेजी से वहां से चला गया। डिग्री, हैरी ने कहा, वो भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा होगा। वो मूर्ख हॉगवर्ट्स का चैंपियन कैसे बन सकता है, रॉन ने कहा जब वो बतियाती भीड़ के बीच से निकलकर सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वो मूर्ख नहीं है, तुम मुझे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उसने क्विडिच में गरुड़द्वार को हराया था, हरमाइनी ने कहा। मैंने सुना है वो पढ़ाई में तेज है और परफेक्ट भी है। उसने इस तरह कहा जैसे इसके बाद बहस की गुंजाइश ही खत्म हो गई हो। रॉन ने व्यंग से कहा, और तुम उसे सिर्फ इसलिए पसंद करती हो क्योंकि वो हैंडसम है, हरमाइनी चिढ़कर बोली। माफ करना रोनाल्ड, मैं लोगों को सिर्फ अच्छा दिखने के कारण पसंद नहीं करती। रॉन ने खांसने का नाटक किया और बीच में लॉकहार्ट बुदबुदाया। प्रवेश हॉल में लगे नोटिस का पूरा महल में असर हुआ। अगले सप्ताह हैरी जहां भी गया उसे लगा जैसे वो लोगों के बातचीत का सिर्फ एक ही विषय बचा था। उसे हर जगह त्रिकोणीय टूर्नामेंट के बारे में बातें सुनाई दी। अफवाहें संक्रामक वायरस की तरह एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी तक फैल रही थी। कौन हॉगवर्ट्स का चैंपियन बनने की कोशिश करने वाला है, टूर्नामेंट में क्या होगा, बॉब एटन्स और ड्रमस्ट्रैंग के विद्यार्थी उनसे कितने अलग होंगे। हैरी का ध्यान इस तरफ भी गया कि अब महल में जोरदार सफाई हो रही थी। बहुत सी गंदी तस्वीरों को धोया जा रहा था जिनसे उनमें रहने वाले लोगों को बड़ी कोफ्त हो रही थी। जब उनके चेहरों को कसकर रगड़ा गया और गुलाबी किया गया तो अपने फ्रेम में एक तरफ बैठकर वो बुदबुदाने लगे और चिड़चिड़े दिखने लगे। कवच चमकने लगे और बिना चूं चूं किए चलने लगे। चौकीदार आर्गस फिल्च हर उस विद्यार्थी से खूंखार व्यवहार कर रहा था जो अपने जूते नहीं पहुंचता था। एक बार तो फर्स्ट ईयर की दो लड़कियों पर वो इतना जोर से चिल्लाया कि वो दहशत के मारे रोने लगी। स्टाफ के बाकी सदस्य भी तनाव में दिख रहे थे। लॉन्ग बॉटम, मेहरबानी करके डर्मस्ट्रैंग के किसी विद्यार्थी को यह पता मत चलने देना कि तुम एक आसान सा रूपांतरण मंत्र भी नहीं कर सकते, प्रोफेसर मैकगोनागल ने एक मुश्किल सबक के आखिरी में गुस्से से बोली जब नेविल ने गलती से अपने कान कैक्टस पर लगा दिए थे। जब वो 30 अक्टूबर को सुबह नाश्ते के लिए गए तो उन्होंने पाया कि बड़े हॉल में रातों रात सजावट हो गई थी। दीवारों पर बड़े बड़े रेशमी बैनर टंगे थे। वहां हॉगवर्ट्स के हर हाउस का एक बैनर था। लाल बैनर पर गरुड़द्वार का सुनहरा शेर, नीले बैनर पर चील घात की कांस्य रंग की चील, पीले बैनर पर मेहनतकश का काला बिज्जू और हरे बैनर पर नागशक्ति का सफेद सांप। टीचर्स के टेबल के पीछे बड़े बैनर पर हॉगवर्ट्स का लोगो था। बड़े एच अक्षर के चारों तरफ शेर, चील, बिज्जू और सांप थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने फ्रेड और जॉर्ज को गरुड़द्वार की टेबल पर बैठे देखा। एक बार फिर वो असामान्य रूप से बाकी सबसे दूर बैठे थे और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। रॉन उनकी तरफ बढ़ा। ये तो बहुत बुरी बात है, जॉर्ज फ्रेड से निराशा भरे स्वर में बोल रहा था। लेकिन अगर वो हमसे आमने सामने बात नहीं करते तो हम उन्हें चिट्ठी लिख सकते हैं या हम इसे उनके हाथ में ही दे देंगे। वो हमसे हमेशा तो नहीं बच सकते।
कौन बच रहा है तुमसे? रॉन ने उसके पास बैठते हुए कहा। फ्रेड ने इस व्यवधान पर चिढ़ते हुए कहा, काश तुम बच जाते भाई। रॉन ने जॉर्ज से पूछा, बताओ तो सही, क्या बुरी बात है? जॉर्ज ने जवाब दिया, तुम जैसा भाई जो हर जगह नाक घुसेड़ता है, इससे बुरा क्या हो सकता है? क्या तुम दोनों जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट में शामिल होने का कोई उपाय सोच पाए? क्या तुम शामिल होने की कोशिश करोगे? हैरी ने पूछा। मैंने मैकगोनागल से पूछा था कि चैंपियंस को कैसे चुना जाता है, लेकिन कुछ बताती ही नहीं। जॉर्ज ने अफसोस के साथ कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मुंह बंद कर लूं और अपने रैकून के रूपांतरण पर ध्यान दूं। हाँ, पता नहीं चैंपियंस को कौन से काम करने होंगे, रॉन ने सोचते हुए कहा। हैरी, मुझे पूरा भरोसा है कि हम वो काम कर सकते हैं। देखो, हमने पहले भी कितने खतरनाक काम किए हैं। निर्णायक मंडल के सामने नहीं किए थे ना भाई, है ना? फ्रेड बोला। मैकगोनागल कहती है कि चैंपियंस को इस आधार पर नंबर मिलेंगे कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह काम किया। हैरी ने कहा। निर्णायक कौन है? देखो, भाग लेने वाले स्कूल्स के हेडमास्टर हमेशा निर्णायक मंडल में होते ही हैं, हरमाइनी ने फौरन जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसे थोड़ी हैरानी से देखने लगे, क्योंकि वही तीनों 1792 के टूर्नामेंट में घायल हो गए थे, क्योंकि एक अजगर बेकाबू हो गया था जिसे चैंपियंस को पकड़ना था। हरमाइनी ने देखा कि सब उसे घूर रहे हैं। इस बात से चिढ़कर वो बोली कि ये सारी जानकारी हॉगवर्ट्स एक इतिहास की किताब में है। जाहिर है, और किसी को ये जानकारी इसलिए नहीं थी क्योंकि हरमाइनी के सिवा किसी ने भी वो किताब पढ़ी नहीं थी। फिर हरमाइनी बोली, वैसे ये किताब भी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। इसका ज़्यादा सटीक शीर्षक हॉगवर्ट्स का संशोधित इतिहास होना चाहिए, या फिर हॉगवर्ट्स का बेहद पक्षपातपूर्ण और चुनिंदा इतिहास जो स्कूल के बुरे पहलुओं को अनदेखा करता है। तुम कहना क्या चाहती हो? रॉन ने पूछा। हालांकि हैरी जानता था कि जवाब क्या होगा। घरेलू जिन, हरमाइनी ने जोर से कहा, और हैरी के अंदाजे को सही साबित कर दिया। हॉगवर्ट्स एक इतिहास के 1000 पन्नों में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं है कि यहाँ पर 100 गुलाम काम करते हैं और हम सब उन पर हो रहे अत्याचार में शामिल है। हैरी ने सिर हिलाया और अंडे खाने लगा। उसकी और रॉन की उदासीनता के बावजूद घरेलू जिन्नों को न्याय दिलवाने का हरमाइनी का संकल्प डगमगाया नहीं था। ये सच था कि उन दोनों ने SPEW बैज के बदले उसे 2 सिकल दे दिए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ऐसा उसका मुंह बंद रखने के लिए किया था। बहरहाल उनके सिकल देने से फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, पर हरमाइनी का जोश और बढ़ गया। वो तभी से हैरी और रॉन का सिर खाए जा रहे थे। पहले तो उसने कहा कि वो खुद बैज पहने, फिर वो बोली कि दूसरों को भी बैज पहनने के लिए वो तैयार करें। यही नहीं, वो तो हर शाम को गरुड़द्वार के हॉल में विद्यार्थियों के सामने चंदे का डिब्बा खनखनाती थी और उनसे चंदा मांगने लगती थी। वो गुस्से से पूछती थी, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी चादरें कौन बदलता है, आग कौन जलाता है, क्लासेस कौन साफ करता है और खाना कौन बनाता है? सब काम घरेलू जिन करते हैं जो गुलामी का जीवन जी रहे हैं। उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती है। नेवल जैसे कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए चंदा दे दिया ताकि हरमाइनी उन्हें गुस्से से घूरे ना। उनमें से कुछ ने तो उसकी बातों में थोड़ी रुचि ली, लेकिन वो इस काम में ज़्यादा सक्रिय भूमिका नहीं चाहते थे। कई विद्यार्थियों ने तो इस मामले को मजाक की तरह भी लिया। रॉन ने अब अपनी आंखें छत की तरफ घुमा ली जहाँ शरद ऋतु की धूप खिली थी। फ्रेड अपने बेकन में बहुत दिलचस्पी लेने लगा। दोनों जुड़वा भाइयों ने बैच खरीदने से इनकार कर दिया था। बहरहाल जॉर्ज हरमाइनी की तरफ मुड़ा। सुनो हरमाइनी, क्या तुम कभी किचन में गई हो? नहीं, हरमाइनी ने कहा। मुझे लगता है विद्यार्थियों को वहां जाने की इजाजत नहीं है ना? हम गए हैं, जॉर्ज ने फ्रेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, बहुत बार खाना लेने के लिए। हम घरेलू जिन्नों से मिले और वो तो खुश है। वो सोचते हैं कि उनके पास दुनिया का सबसे अच्छा काम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अनपढ़ हैं और उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है, हरमाइनी ने गुस्से से कहा। लेकिन उसके आगे के शब्द ऊपर से आती हुई आवाज में डूब गए। उल्लू डाक लेकर आ गए थे। हैरी ने एकदम से ऊपर देखा। हेडविग उसी की तरफ आ रही थी। हरमाइनी ने तत्काल बातें बंद कर दी और उसने और रॉन ने हेडविग को चिंता से देखा। जब वो आकर हैरी के कंधे पर बैठ गई, फिर हेडविग ने पंख मोड़कर अपना पैर थके अंदाज में आगे बढ़ा दिया। हैरी ने सीरियस की जवाबी चिट्ठी निकाल ली और हेडविग को अपने बेकन की खाल दे दी, जो उसने चुपचाप खा ली। हैरी ने जब तसल्ली कर ली कि फ्रेड और जॉर्ज अभी भी जादूगरी टूर्नामेंट के बारे में चिंता में डूबे थे, तो फुसफुसाकर रॉन और हरमाइनी को सीरियस की चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगा। हैरी, धोखा देने की कोशिश अच्छी थी। मैं वापस आ चुका हूँ और अच्छी तरह से छिपा हुआ हूँ। तुम मुझे हॉगवर्ट्स में होने वाली हर घटना की जानकारी देना। बार बार हेडविग को मत भेजना, उल्लू बदलते रहना और मेरी चिंता मत करना। बस अपना ध्यान रखो, आंखें खुली रखना। मैं तुम्हारे निशान के बारे में जो कहा था उसे भूलना मत। सीरियस। रॉन ने धीरे से पूछा, उसने तुम्हें उल्लू बदलने का सुझाव क्यों दिया? हेडविग को बार बार देखकर लोगों को शक हो जाएगा। वो अलग दिख जाती है, हरमाइनी ने कहा। लोगों का ध्यान इस तरफ जा सकता है कि एक सफ़ेद उल्लू एक छिपने की जगह से बार बार आती जाती क्यों है। मेरा मतलब, हेडविग की नस्ल के उल्लू हमारे देश में आमतौर पर नहीं पाए जाते, है ना? हैरी ने चिट्ठी मोड़कर अपने दुशाले के अंदर रख ली और सोचने लगा कि इससे उसकी चिंता कम हुई है या बढ़ गई।
उसे लग रहा था कि पकड़ में आए बिना सीरियस का लौट आना बहुत बड़ी बात है। वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता था कि सीरियस के करीब रहने से उसे तसल्ली मिली थी। कम से कम उसे अपनी चिट्ठी के जवाब का ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। थैंक्स हेडविग, उसने तो उसे थपथपाते हुए कहा। हेडविग ने उनींदी से आवाज़ निकाली, अपनी चोंच थोड़ी देर के लिए संतरे के जूस वाले प्याले में डाली और उड़कर चली गई। ये साफ नजर आ रहा था कि वो उल्लूघर में जाकर शानदार अच्छी नींद लेना चाहती है। उस दिन हवा में उम्मीद का सुखद एहसास था। कोई भी विद्यार्थी क्लासेस में पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि शाम को सभी बॉब एटन्स और डर्मस्टाइन के विद्यार्थियों के आने में गहरी दिलचस्पी ले रहे थे। यहाँ तक कि काढ़े की क्लास झेलना भी हमेशा जितना मुश्किल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो आधा घंटा पहले खत्म होने वाली थी। घंटी बजते ही हैरी, रॉन और हरमाइनी जल्दी से गरुड़द्वार हाउस की तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने बैग और किताबें रखी जैसा उन्हें निर्देश था। फिर वो चोगे पहनकर दौड़ते हुए नीचे उतरे और प्रवेश हॉल में पहुंच गए। सभी हाउसेस के प्रमुख अपने विद्यार्थियों को लाइन में खड़ा कर रहे थे। वीजली, हैट सीधा करो अपना, प्रोफेसर मैगोनागल ने रॉन को झिड़क दिया। मिस पाटिल, उस बेवकूफ भरी चीज को अपने बालों से निकालो। पार्वती ने मुंह बनाकर अपनी चोटी के सिरे से सजावटी तितली वाली क्लिप निकाल ली। मेरे पीछे चलो, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी सबसे आगे रहेंगे और कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, प्रोफेसर मैगोनागल बोली। वो सभी लाइन में सामने की सीढ़ियों से नीचे उतरे और महल के सामने खड़े हो गए। शाम ठंडी और साफ थी। सांझ का छुटपुटा हो चला था और अंधेरे जंगल के ऊपर पीला पारदर्शी चांद अभी से चमकने लगा था। हैरी आगे से चौथी लाइन में रॉन और हरमाइनी के बीच खड़ा था। उसने देखा कि सबसे सामने वाली लाइन में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी उत्साह से कांप रहे थे, जिनमें डेनिस क्रीवी भी था। लगभग 6 बज गए हैं। रॉन ने अपनी घड़ी देखकर सड़क पर नजरें दौड़ाई। क्या लगता है, कैसे आएंगे, ट्रेन से? मुझे नहीं लगता, हरमाइनी बोली। हैरी ने सितारों भरे आसमान की तरफ देखते हुए कहा, फिर झाड़ुओं पर? नहीं, मुझे ये भी नहीं लगता इतनी दूर से। आवागमन कुंजी, रॉन ने सुझाव दिया। या वो अंतर्ध्यान होकर आ सकते हैं। जहाँ से आ रहे होंगे शायद वहाँ 17 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अंतर्ध्यान होने की इजाजत हो। हरमाइनी ने बेचैनी से कहा, रॉन, कोई भी अंतर्ध्यान होकर हॉगवर्ट्स के अंदर नहीं आ सकता। कितनी बार बताऊं मैं? वो रोमांच से मैदान की तरफ देखने लगे, जहां अंधेरा होने लगा था। कोई भी चीज हिल नहीं रही थी। हर चीज शांत, स्थिर और हमेशा की तरह थी। हैरी को अब ठंड लगने लगी थी। वो सोच रहा था कि काश वो लोग जल्दी आ जाए। शायद विदेशी विद्यार्थी नाटकीय ढंग से आएंगे। उसे याद आया कि मिस्टर वीजली ने क्विडिच वर्ल्ड कप से पहले कैंप साइट पर क्या कहा था। हमेशा यही होता है, जब हम जादूगर कहीं इकट्ठे होते हैं तो शान झाड़ने से नहीं चूकते। तभी डम्बलडोर ने चिल्लाकर कहा, जहां वो बाकी टीचर्स के साथ खड़े थे। आहा, अगर मैं गलत रही हूं तो बॉब एटन्स का दल आ रहा है। कहाँ? कई विद्यार्थियों ने उत्सुकता से पूछा और अलग अलग दिशाओं में देखने लगे। वहां ऊपर देखो, 6th ईयर का एक विद्यार्थी जंगल के ऊपर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। कोई बड़ी चीज गहरे नीले आसमान को चीरती हुई महल की तरफ आ रही थी। ये चीज झाड़ू से या 100 झाड़ुओं से भी काफी बड़ी दिख रही थी और पास आने पर ज्यादा बड़ी दिखती जा रही थी। ये ड्रैगन है, फर्स्ट ईयर का एक विद्यार्थी चीखा, जिसका दिमाग चकरा गया था। डेनिस क्रीवी बोला, मूर्खता की बात मत करो, ये कोई उड़ता हुआ मकान है, मकान। डेनिस का अंदाजा काफी हद तक सही था। जब विशाल काली आकृति अंधेरे जंगल के पेड़ों के ऊपर से होती हुई पास आई और उस पर महल की खिड़कियों की रोशनी पड़ी, तो सबने देखा कि यह एक विशाल नीली घोड़ा गाड़ी थी, जिसका आकार किसी बड़े मकान के बराबर था। वो घोड़ा गाड़ी हवा में उड़ती हुई उन्हीं की तरफ आ रही थी। उसे 1 दर्जन पंख वाले घोड़े खींच रहे थे, जो हाथी जितने बड़े थे। जब घोड़ा गाड़ी पास आ गई और तेज गति से जमीन पर उतरने की तैयारी करने लगी, तो सामने की 3 लाइनों के विद्यार्थी पीछे खिसक गए। फिर तेज धमाके की आवाज़ हुई, जिसे सुनकर नेविल उछल गया और अपने पीछे खड़े नाग शक्ति के 5th ईयर के विद्यार्थी के पैर पर चढ़ गया। यह आवाज़ घोड़ों के डिनर प्लेट से भी बड़े खुरों के ज़मीन से टकराने की आवाज़ थी। 1 सेकंड बाद ही घोड़ा गाड़ी भी ज़मीन पर आ गई। वो अपने बहुत बड़े पहियों पर उछल रही थी। सुनहरे घोड़ों ने अपने विशाल सिर उचकाए और अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखें घुमाई। हैरी ने दरवाज़ा खुलने से पहले ही उस पर बने लोगों को देख लिया था। 2 क्रॉस रखी सुनहरी छड़ियाँ, जिनमें से प्रत्येक पर 3-3 सितारे चमक रहे थे। हल्के नीले रंग का दुशाला पहने एक लड़का घोड़ा गाड़ी से नीचे कूदा और आगे झुका। उसने गाड़ी के फर्श पर कुछ किया और सुनहरी सीढ़ियाँ खोलकर लगा दी। वो सम्मान के साथ पीछे हट गया। फिर हैरी ने देखा कि गाड़ी के अंदर से एक ऊंची हील का चमचमाता काला जूता बाहर निकल रहा था। ये जूता किसी बच्चे की स्लेज जितना बड़ा था। जूते के बाद तत्काल ही उसे एक औरत दिखाई दी। हैरी ने अपनी जिंदगी में इतनी लंबी चौड़ी औरत पहले कभी नहीं देखी थी। उसे तत्काल घोड़ा गाड़ी और घोड़ों के विशाल आकार का रहस्य समझ आ गया। कुछ लोगों की तो आह निकल गई। हैरी ने अपनी जिंदगी में इतना लंबा चौड़ा एक ही व्यक्ति देखा था, और वो था हैग्रिड। उसे लगा कि हैग्रिड और इस औरत के कद में शायद 1 इंच का फर्क भी नहीं होगा।
लेकिन उसे हैग्रिड को देखने की आदत थी, इसलिए यह औरत जो अब सीढ़ियों से नीचे उतर चुकी थी और इंतज़ार करती हैरान भीड़ को देख रही थी, बहुत ज़्यादा लंबी लग रही थी। जब वो औरत प्रवेश हॉल से आती रोशनी में आई तो लोगों ने देखा कि उसका चेहरा सुंदर और त्वचा जैतून के रंग जैसी थी। उसकी आंखें बड़ी और काली थी और उसकी नाक थोड़ी चोंचदार थी। उसके बाल उसकी गर्दन के सिरे पर चमकती घुंडी में पीछे बंधे थे। वो सिर से पैर तक काले सैटिन के कपड़े पहनी थी और उसके गले और मोटी उंगलियों पर कई शानदार दूधिया रत्न जगमगा रहे थे। डंबलडोर तालियां बजाने लगे। उनकी देखी देखी विद्यार्थी भी तालियां बजाने लगे। उनमें से कई तो उस औरत को अच्छी तरह से देखने के लिए अपने पंजों के बल खड़े हो गए थे। वो औरत गरिमापूर्ण ढंग से मुस्कुराई और हाथ बढ़ाकर डंबलडोर की तरफ आने लगी। हालांकि डंबलडोर खुद बहुत लंबे थे, लेकिन उन्हें उस हाथ को चूमने के लिए झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रिय मैडम मैक्सिम, उन्होंने कहा, हॉगवर्ट्स में आपका स्वागत है। डम्बलडोर, मैडम मैक्सिम ने भारी आवाज़ में कहा, मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। डंबलडोर ने कहा, आपका धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे स्टूडेंट्स, मैडम मैक्सिम ने अपना एक बड़ा हाथ लापरवाही से पीछे हिलाया। हैरी का ध्यान अब तक पूरी तरह से मैडम मैक्सिम पर केंद्रित था। उसने अब जाकर देखा कि एक दर्जन लड़के लड़कियां, जो सभी 17 से 19 साल के बीच के लग रहे थे, गाड़ी से उतर आए थे और मैडम मैक्सिम के पीछे खड़े थे। वो कांप रहे थे, जिसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो पतले रेशमी दुशाले पहने थे। किसी ने भी चोगा नहीं पहना था। उनमें से कुछ ने तो ठंड से बचने के लिए अपने सिर पर स्कार्फ और शॉल लपेट लिए थे। जहाँ तक हैरी को उनके चेहरों से दिख रहा था, वो मैडम मैक्सिम की विशाल परछाई में खड़े थे। तो वो हॉगवर्ट्स को थोड़ा सहम कर देख रहे थे। मैडम मैक्सिम ने पूछा, ये कारकरॉफ आ गया? वो किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं, डम्बलडोर ने कहा। आप उनका स्वागत करने के लिए यहाँ रुकेंगे या अंदर चलकर गर्मी में थोड़ी देर बैठना चाहेंगे? मुझे लगता है गर्मी में ही बैठना अच्छा रहेगा, मैडम मैक्सिम बोली। लेकिन मेरे घोड़े, हमारा जादुई प्राणियों का देखभाल का टीचर, उनकी देखभाल करके खुश होगा, डम्बलडोर ने कहा। इस वक्त वो अपने जानवरों से संबंधित एक छुटपुट समस्या से निपटने गया है। अग्निडंक, रॉन ने मुस्कुराकर हैरी से कहा। मेरे घोड़ों को संभालने के लिए किसी बड़े शक्तिशाली इंसान की जरूरत पड़ेगी, डम्बलडोर, मैडम मैक्सिम ने कहा, जैसे उन्हें यह शक हो कि हॉगवर्ट्स का जादुई प्राणियों की देखभाल का कोई भी टीचर ये काम शायद ही कर पाए। वो बहुत ताकतवर है, डम्बलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हैग्रिड ये काम अच्छे से कर लेगा। ठीक है, मैडम मैक्सिम ने सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा। क्या आप अपने इस हैग्रिड को बता देंगे कि मेरे घोड़े सिर्फ सिंगल मॉल्ट विस्की ही पीते हैं? डम्बलडोर ने भी सिर झुकाते हुए कहा, आपका काम हो जाएगा। चलो, मैडम मैक्सिम ने अकड़कर अपने विद्यार्थियों से कहा। हॉगवर्ट्स की भीड़ ने उन्हें और उनके विद्यार्थियों को पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाने का रास्ता दे दिया। तुम्हें क्या लगता है डर्मस्ट्रैंग के घोड़े कितने बड़े होंगे? सीमस फिनिगन ने लैवेंडर और पार्वती के पास से झुककर हैरी और रॉन से पूछा। हैरी बोला, अगर वो इनसे ज़्यादा बड़े हुए तो हैग्रिड भी उन्हें नहीं संभाल पाएगा। मेरा मतलब, अगर वो अपने अग्निडंकों के हमले से बच गया तो तब भी इन बड़े घोड़ों को नहीं संभाल पाएगा। क्या पता अग्निडंकों ने क्या किया होगा, रॉन ने आशा से कहा। काश वो भाग गए हों। ऐसा मत कहो, हरमाइनी कांपते हुए बोली। मैदान में अग्निडंकों के खुले घूमने की कल्पना ही भयानक है। वो अब थोड़ा कांपते हुए डर्मस्ट्रैंग के दल के आने का इंतजार करने लगे। ज़्यादातर विद्यार्थी आशा भरी नज़रों से आसमान को ताक रहे थे। कुछ मिनट तक खामोशी छाई रही। सिर्फ मैडम मैक्सिम के विशाल घोड़े पैर पटकते और चिंघाड़ते रहे। लेकिन तभी रॉन ने अचानक कहा, हे क्या किसी ने कुछ सुना? हैरी ने सुन लिया था। अंधेरे में उन्हें अजीब सी तेज़ आवाज़ करीब आती सुनाई दे रही थी। ये चूसने जैसी आवाज़ थी, जैसे कोई बड़ा वैक्यूम क्लीनर नदी में चल रहा हो। झील, ली जॉर्डन झील की तरफ इशारा करते हुए चीखा, झील को देखो। वो लोग लॉन के ऊपर खड़े थे, जहाँ से मैदान दिख रहा था। वहाँ से उन्हें झील की चिकनी काली सतह साफ दिख रही थी। लेकिन इस समय झील की सतह ज़रा भी चिकनी नहीं थी। बीच में ज़ोरदार उथल पुथल हो रही थी। सतह पर बड़े बड़े बुलबुले बन रहे थे। लहरें अब कीचड़ भरे किनारों से टकरा रही थी। और तभी झील के बीचों बीच एक भंवर आया, जैसे कोई बहुत बड़ा प्लग झील के फर्श से खींच दिया गया हो। उस भंवर के बीच से एक लंबा और काला खंभा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और हैरी को मस्तूल दिख गया। उसने रॉन और हरमाइनी से कहा, मुझे लगता है ये किसी जहाज का मस्तूल है। धीरे धीरे शान के साथ जहाज पानी के ऊपर आया। ये चांदनी में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुर्घटना के बाद इसकी मरम्मत हुई हो। इसकी धीमी रोशनी किसी भूत की आंख की तरह चमक रही थी। आखिरकार जोरदार छपाक की आवाज़ के साथ जहाज पानी से पूरा निकल आया। फिर यह उथल पुथल भरे पानी पर हिलता हुआ किनारे की तरफ आने लगा।
कुछ पल बाद उन्हें लंगर फेंकने की आवाज़ आई और फिर एक पटिया नीचे की तरफ हो गया। जहाज़ में से लोग उतरने लगे। विद्यार्थियों को जहाज़ की रोशनी में उनकी परछाइयाँ दिख रही थी। हैरी ने देखा कि सभी का हुलिया क्रैब और गोयल जैसा था। लेकिन जब वो लोग लॉन पर चलते हुए प्रवेश हॉल की रोशनी में आए, तो उसने देखा कि उनकी कदकाठी इतनी विशाल इसलिए दिख रही थी क्योंकि वो मोटे फर के चोगे पहने थे। लेकिन जो आदमी महल की तरफ सबसे आगे आ रहा था, वो अलग तरह के फर के कपड़े पहना था। ये फर उसके बालों की तरह चिकना और सफ़ेद था। डम्बलडोर! उसने ढलान चढ़कर पास आते हुए उत्साह से कहा, कैसे हो प्यारे डम्बलडोर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रोफेसर कारकरॉफ, डम्बलडोर ने जवाब दिया। कारकरॉफ की आवाज़ मखमली और चिकनी चुपड़ी थी। जब वो महल के सामने वाले दरवाजे से आती रोशनी में आए, तो विद्यार्थियों ने देखा कि वो भी डम्बलडोर की तरह लंबे और दुबले पतले थे, लेकिन उनके सफ़ेद बाल छोटे थे और उनकी बकरा दाढ़ी, जो एक छोटे घूंघर में ख़त्म होती थी, उनकी कमज़ोर ठुड्डी को पूरा छिपा नहीं पा रही थी। जब वो डम्बलडोर के पास पहुँचे, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों में डम्बलडोर का हाथ जकड़ लिया। हाँ, प्यारा हॉगवर्ट्स, उन्होंने महल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उनके दांत थोड़े पीले थे और हैरी ने देखा कि उनकी आंखों में मुस्कुराहट का कोई चिन्ह नहीं था। उनकी आंखें भावहीन और चालाकी भरी थी। कारकराफ आगे बोले, यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा। विक्टर, अंदर गर्मी में चलो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा डम्बलडोर? विक्टर को थोड़ी सर्दी है। कारकरॉफ ने अपने एक विद्यार्थी को पकड़कर आगे आने का इशारा किया। जब वो लड़का पास से गुजरा, तो हैरी को एक बड़ी और मुड़ी हुई नाक की झलक दिखी और मोटी काली भौहों की भी। तभी रॉन ने हैरी के हाथ पर मुक्का मारा और उसके कान में फुसफुसाया। हालांकि हैरी पहले ही उस लड़के को पहचान गया था। हैरी, हैरी, ये क्रम है।